ओके गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के जो 6 एरियाज होते हैं। मैकेनिक्स, ठीक है, उसके बाद वेव्स, फिर थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बाद अपन पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, और ऑप्टिक्स। तो ये जो 6 एरियाज है इनमें से एक एरिया अपना हो चुका है मैकेनिक्स, ठीक है। एक एरिया आप अपन आ रहे हैं वेव्स पे। तो वेव्स में 4 हिस्से होते हैं यूजुअली। पहला होता है आपका स्ट्रिंग वेव, दूसरा होता है साउंड वेव, तीसरा होता है लाइट वेव जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं कुछ लोग, या वेव ऑप्टिक्स कह देते हैं, चौथा हो गया आपका ईएम वेव्स। तो इसमें पहले 2 जो है वो 11th में, लास्ट के 2 12th में, और इसमें भी ईएम वेव्स जेई एडवांस में ज़्यादा नहीं आता है। ओके, तो हम ये दोनों पढ़ेंगे 12th में, ये पढ़ेंगे हम अभी। अब HC वर्मा बुक अगर आप देखोगे तो उसमें ऑप्टिक्स जो है ना वो 11th की बुक में दे रखा है, पर पता नहीं वो क्यों कर रखा है। बट मोस्ट कोचिंग्स एंड इंक्लूडिंग NCERT आपको 11th में पढ़ाती है क्या क्या, साउंड और स्ट्रिंग वेव, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। तो अपन सबसे पहले यार बात करते हैं थोड़ी बहुत थ्योरी की। तो ये तो वेव की इक्वेशन मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में, थोड़ा बहुत हल्का सा थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन। एक स्ट्रिंग लो, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब धागा, उसको एक उससे बांध दो, तुम सामने दीवार से बांध दो, और फिर ऐसे 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 करने लग जाओ। क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, ऐसी वेव्स बनेंगी ना उस पर, ठीक है, किया होगा बचपन में ये सब ने। तो यही वेव होती है, ठीक है। अब एक और स्लिंकी आता है, एक स्प्रिंग होती है स्लिंकी लंबी सी, उसको तुम आगे पीछे करो तो उसमें कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है बेसिकली कि बीच बीच में ये देखो, ये थोड़ा स्प्रिंग एक्सटेंडेड कम है, यहाँ पे पास यहाँ एक्सटेंडेड है, यहाँ पास में एक्सटेंडेड है, पास में एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो ये चलता रहता है। तो ये भी एक वेव है। तो वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस होती है। ओके, अब यार वेव की थ्योरेटिकल डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा जाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि यार वो चीज़ में जाके कोई सेंस नहीं है। कोई ये नहीं पूछने वाला है कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, कुछ भी नहीं। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें ये जो पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ वेव जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो वेव आगे चल रही है जबकि तुम स्ट्रिंग को ऊपर नीचे हिला रहे हो, तो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पार्टिकल्स का, और जा रही है स्ट्रिंग यहाँ। अब स्लिंकी के केस में तुम आगे पीछे कर रहे हो स्लिंकी को, और स्लिंकी भी आगे पीछे जा रही है। तो जब आपकी पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन सेम डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो अब ये सब थ्योरी है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका जेई वगैरह में बहुत ज़्यादा। ये याद रखना है कि आपकी ट्रांसवर्स वेव कौन सी होगी, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम अभी इन पे ध्यान देंगे थोड़ा। ओके, इसके बाद हमको और थ्योरी देखनी है तो NCERT वगैरह में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी दे रखा है। और इनफैक्ट ये छोड़ो, 9th-10th में भी बहुत कुछ पढ़ाता है थ्योरी में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के मतलब बारे में। क्योंकि देखो 9th में चैप्टर तो डाल दिया साउंड वेव नाम करके, अब बच्चों को इक्वेशन तो समझ में आती है नहीं 9th-10th के बच्चों को, तो उनको कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा, तो उनको थ्योरी पढ़ाते रहते हैं ये सब। तो देखो बिल्कुल SHM से सिमिलर रहेगा चैप्टर, तो ध्यान देना है। तो आप ये देखो कि आप एक जैसे वेव का आप जैसे बनाओ, तो अगर तुमने जैसे एक झटका दिया वेव को, तो ऐसा कुछ दिखेगा स्ट्रिंग पे, वो ग्राफ बनाया तो, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग जारी होगी, ये तुम्हारी गई और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। थोड़े समय बाद ये स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी क्योंकि आगे चल गई ये वेव आपकी, समझ रहे हो। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर इसने डिस्टेंस x मूव कर लिया है और ये टाइम t पे है, ठीक है, पहले t = 0 पे यहाँ पे थी और t = t पे यहाँ पे है, हम ये कहेंगे कि आपका जो y जितना 0, ठीक है। आप ये सोचो ना कि अगर आपका x, t पे y इतना है, ठीक है, तो अगर हम इसको पीछे ले जाए समय में तो ये ऐसा दिख रहा था सेम। और अगर आपकी स्पीड v स्पीड पे मूव कर रही है तो कितना समय बीत गया है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम t में से इतना डिस्टेंस हटा दें, इतना टाइम अगर हटा दें, तो वेव ऐसी दिख रही थी, ठीक है। तो तब आपका x 0 था, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि y(x, t) = y 0, t - x/v, ये कंडीशन ऑफ वेव हो गई। क्या कह रही है बेसिकली कि आपका t पे अगर ऐसा दिख रहा था ये ग्राफ, तो अगर हम इसको पीछे ले जाएं समय में, तो ऐसा दिखेगा। तो y की वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए ना, समझ रहे हो। मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर ये t टाइम में ऐसा का ऐसा पूरा मूव होकर आगे आ गया, तो मैं अगर इसको पीछे लेके जाऊँ उतने ही टाइम में, तो सेम रहेगा y। तो हमने क्या लिखा कि y(x, t) अगर इतना है, तो अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ कितने समय में, x कितना पीछे जाएगा, x पीछे जाएगा, तो अब x डिस्टेंस पे गया है तो x पीछे जाओगे तो 0 हो जाएगा, x - x 0 होता है, और t में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस x को ट्रैवल करने में जितनी देर बीत गई उतना। समझ गए क्या किया मैंने ये? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको उठा के यहाँ पटका और बोला कि ये दोनों मैच होने चाहिए क्योंकि वेव है और वेव फॉर्म एक ही रहेगा, ठीक है। मैंने ऐसा झटका बनाया तो आगे भी झटके की तरह ही मूव करेगा। मैं इस झटके को यहाँ लेकर आया, मैंने बोला कि अगर x, t टाइम पे, मतलब x डिस्टेंस और t टाइम पे
अगर y इतना था तो अगर मैं इसको पीछे ऐसे ले जाऊँ तो उतना ही रहेगा, बस इतना करो, y की वैल्यू सेम रहेगी। देखो यहाँ जितना y था उतना ही y यहाँ है, तो x, t पे जितना y है उतना ही y होगा कब, 0 x है, यहाँ पे x 0 है, ठीक है, और t कितना है आपका, t माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि x बाई वी टाइम आपका बीत गया इस डिस्टेंस x को कवर करने में, तो यहाँ से ये वेव इक्वेशन आती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि अब देखो y अगर 0 हो जाएगा तो आप एक तरह से इसको हटा भी सकते, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपका जो इक्वेशन है वेव का, ठीक है, या कोई फंक्शन अगर ऐसे दिया है जो x, t जो है ना उसके साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एक वेव, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल y, x, t अगर तुम्हें दिया है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है, तो अब इसमें तुम ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि, अब देखो ध्यान से देखो, अब यहां पे v को अगर तुम ले लो w बाय के, तो ये t माइनस एक्स बाई वी फॉर्म नहीं हो गया। अगर v की वैल्यू, अब मतलब मैं बेसिकली वापस बताता हूँ किया क्या, मैंने बोला कि मैं एक ऐसी वेव मान रहा हूं जिसकी इक्वेशन ये है, यहां मैंने ऐसा एक फंक्शन मान लिया, x, t के साथ एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, ये फिजिक्स भूल जाओ, फंक्शन है जिसका फॉर्मूला ये है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि साइन में ओमेगा कॉमन ले तो t माइनस एक्स बाय वी फॉर्मेट का हो जाएगा ये, अगर वहां पे v की वैल्यू हम इतनी कर दे। तो हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब जब आपको एक ऐसा फंक्शन मिले जो y, x, t इज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाय वी, ये जब जब हो जाएगा ना तब तब हम कहेंगे कि वेव है। तो यार हमने देखा यहाँ पे कि ओमेगा को कॉमन जैसे ही लिया तो ये तो t माइनस एक्स बाय वी फॉर्मेट का हो गया। ओ भाई ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि t माइनस एक्स बाय वी का सम फंक्शन, अब यहाँ पे साइन फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विद सम कंडीशंस। तो ये जब जब हो रहा है ना तब तब वेव होती, तो ये तो वेव हो गई, ठीक है। तो इस वेव की इक्वेशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव, ओके, जहां पे इसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव, ओके। तो ये तुम्हारी एक ऐसी स्ट्रिंग वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, जैसे ये तुम्हारी स्ट्रिंग वेव अगर ऐसी है, ठीक, अगर ये तुम्हारी स्ट्रिंग वेव है जैसे मान लो, तो इसका ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है। ओमेगा क्या हो गया तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो मैंने तुम्हें एसएचएम में बताया था, ओके। के होता है एंगुलर वेव नंबर, अब एंगुलर वेव नंबर होता है कुछ नहीं होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा, ये बस, ठीक है। क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो सब नहीं सोचना है, ये होता है एंगुलर वेव नंबर। एक होता है वेव नंबर जिसको कहते हैं न्यू बार, वो होता है 1 बाय लैम्डा। तो वेव नंबर क्या होता है 1 बाय लैम्डा, एंगुलर वेव नंबर में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। वेव नंबर बेसिकली ये बता रहा होता है कि 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ है, बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो इतनी रिलेवेंट क्वांटिटी नहीं है ये वैसे, तो तुम्हें क्या क्या पता करना है इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तुम्हें याद होना चाहिए कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ओमेगा बाय के से, और 2 पाई बाय लैम्डा होता है एंगुलर वेव नंबर, ओके। फाइ तो तुम्हारा फेज कांस्टेंट जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक वेव है जिसकी इक्वेशन है 2 sin 3t माइनस 4x प्लस 30 डिग्रीज, ये जैसे इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है, तो 2 है, ओमेगा कितना है 3 है, के कितना है 4 है, और फाइ कितना है 30 डिग्री। तो इससे अपन को कंपेयर करना है, ठीक है, बहुत कोई खतरनाक चीज़ नहीं आएगी, समझ गए होगे। तो इसमें देखो अब यहाँ पे भी मैं वही कह रहा हूँ कि 11th में जब आप पढ़ते हो ना, या जैसे आप वैसे मुझे पता है ज़्यादा बच्चे 12th के देख रहे होंगे वीडियोस, तो ये चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती कि ये क्या बोल रहे हैं भैया, क्या 3t 4x पता नहीं क्या लगा रखा है, अभी डिग्री में क्यों आ गया, वो सब देखो होगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम इसकी थ्योरी में अभी उलझने लग गए ना अभी से ही, तो दिक्कत होगी। तुम पहला स्टेप ये करो, क्वेश्चन निकालना सीखो, इस चीज़ के बेस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं ये याद कर लो यार, कि एक इक्वेशन ऐसी होती है, कुछ होता होगा, इसमें वेलोसिटी इतनी होती है, वेव नंबर इतना होता है, पहले ये याद करो, दिमाग में बैठाओ कि ऐसा कुछ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, बाद में देखेंगे। फिर इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आधी क्लैरिटी आती है, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। चिंता मत करो, स्टार्टिंग में किसी को समझ नहीं आता है, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, लगे रहना है, सीख जाएंगे। तो अब इस पर क्वेश्चन एक दो आते हैं, ठीक है। अब देखो वेव का जो कॉन्सेप्ट था ना वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे देखो एनएलएम में क्या था, एनएलएम में जैसे ब्लॉक इधर उधर जा रहे थे वो तो अपन समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा हो रहा है।
अब ये वेव तुमने कभी देखी नहीं, स्ट्रिंग वेव कैसी दिखती है कभी, मतलब मुझे नहीं लगता ये चैप्टर पढ़ने से पहले तुमने सोचा भी होगा कभी कि स्ट्रिंग भी ऐसे ऐसे होती है, तो वो चीज़ समझने में थोड़ा सा इंट्यूशन कम लगता है। तो मैं अपना बेस्ट एग्जाम्पल्स देके ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, ये चीज़ अभी के लिए याद कर लो, ये चीज़ याद कर लो, ये याद कर लो, मैं बताऊँगा क्वेश्चन कैसे करने, आधा काम हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लगे रहो। अब हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन। एक तो मैंने बता दिया ऐसा आता है कि वेव की क्वेश्चन दे रखी है और इसमें से तुम्हें ओमेगा ए ये वो निकालने हैं। अब इसमें 2-3 पैरामीटर्स और होते हैं। अब एक चीज बोली जाती है कि आपकी जो ट्रांसवर्स या जो स्ट्रिंग वेव होती है ना, उसमें एनर्जी ट्रांसलेट हो रही है। क्यों हो रही है वो तुम समझो कि ये जैसे तुम्हारी वेव है, अब तुम इसको ऊपर नीचे कर रहे हो और मानो कि कहीं एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये एनर्जी कहीं तो जा रही है, ठीक है। तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी तुम बार बार डाल रहे हो इसमें, ठीक है। जैसे तुमने टी टाइम तक इसको एनर्जी दी, ठीक है, टी टाइम तक तुमने इसको ऐसे ऊपर नीचे किया, तो इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर भी होगी। तुमने अपने कैलोरी बर्न की है ना, तो ये एनर्जी कहीं तो गई होगी, तो कहाँ गई? हम इसको कहते हैं वेव की एनर्जी। तो इसका एक फॉर्मूला आता है पावर, ठीक है। पावर ऑफ वेव क्या होता है? हाफ म्यू तो ये होता है आपका पावर ऑफ का फॉर्मूला। कहाँ से आया, क्यों आया, सोचो मत, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको बोलेंगे कि एक वेव है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है ये, ओके। बोलेंगे कि इसमें पावर निकालो कितनी है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले इसमें इसका स्पीड कितना है। अब स्पीड मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, 3/4, ठीक है। ओमेगा बाय के होता है, याद है ना, ठीक है। तो ओमेगा कितना है? 3। ओमेगा इज टी का कोफिशिएंट, के इज एक्स का कोफिशिएंट, तो ये हो गया अपने पास 3/4 मीटर पर सेकंड। ये सब ऐसा यूनिट में दिया है, ठीक है। म्यू आपको यूजली दे रखा होगा। म्यू क्या होता है? ये जो स्ट्रिंग है ना, इसका मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर तुम्हें दे रखा है कि यार एक 10 ग्राम की स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो इसका म्यू कितना हो गया? 0.01 kg पर मीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है अपन को, ये सब की ये म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, ओके। तो ये बता रखा होगा कि ये मास इसका इतना है, इतनी लेंथ है, तो ये अपन म्यू निकाल लेंगे। म्यू निकाल लिया। ओमेगा तो दे रखा है 3 और एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, तो फॉर्मूले में पुट करना है, हो गया। अब आपको बोलेंगे एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या होगा? P इंटू टी। मतलब अगर आपको बोला है कि यार ये जो वेव है इसमें 10 सेकंड तक में तुम निकालो कितनी एनर्जी हमने ट्रांसफर की, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ओके। एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव का, ठीक है। एक और फॉर्मूला भी होता है जो मैं बताऊंगा, पर इससे पहले तुम ये चीज समझ गए कि वेव क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। मैं वापस से बता देता हूँ, चलो यार ये फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर एक टेंशन टी है, ठीक है, कोई मास लटका रखा है जिसकी वजह से टेंशन टी डेवलप हो रही है, तो इसकी स्पीड होती है T/μ का रूट, ठीक है। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मुझे पता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक साथ बहुत सारी दे दी एक ही वीडियो में, जो अंडरस्टैंडेबल है, बट ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। तो हमने शुरू कहाँ पे किया? हमने बताया कि वेव इक्वेशन कि एक वेव क्या होती है, ठीक है। वेव एक डिस्टर्बेंस होती है। तो आपने अगर इस पार्टिकल को एसएचएम कराया ना, ऊपर नीचे, एसएचएम की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, एसएचएम तो पढ़ा है ना हमने। तो हमने क्या किया कि इस पार्टिकल को ऊपर नीचे किया स्ट्रिंग के, तो ऐसे 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 आगे जाएगी वेव, तो ये हमने बना दी वेव, ठीक है। तो हमने बोला कि इस पार्टिकल को हम जितना ऊपर नीचे कर रहे थे उसको अगर हम एम्पलीट्यूड कहें, ठीक है, हम कितनी तेजी से इसको ऊपर नीचे कर रहे थे उसको अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहें कि 1 सेकंड में इतनी बार हम इसको ऑसिलेट कर रहे हैं, ओके। तो ये जो वेव होती है ना, और हम कितनी स्पीड से वेव को आगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं उसको अगर हम v मान लें, तो इस वेव की इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी जा सकती है कि y x, t इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। मैं बड़ा लिख देता हूं कहीं पे, ठीक है। ये फॉर्मूला चलो इसको यहां लिख देते हैं, है ना। हमने कुछ नहीं बोला है, हमने बस ये बोला है हमने बस इतना बोला है, ठीक है। तो ये मैं अब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब क्या है कि आप देखो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले फॉर्मूला याद करने को बोला था और मैंने बताया था कि भूल जाओ कैसे आया। क्यों बोला? क्योंकि आप ये सब चीजें अगर नहीं समझते ना, तो आप ये समझ नहीं पाते मैंने क्यों किया है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पार्टिकल को ऊपर नीचे किया, हमने अगर एम्पलीट्यूड ए रखा है, अगर हमने इसको ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे किया है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है ना,
वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से अलग है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। हम बस ये सोचेंगे कि हमने कितनी तेजी से इसको ऊपर नीचे किया, वो बता रहा है आपका ओमेगा, ओके। हम किस स्पीड से इसको आगे ले जा रहे हैं वो बता रहा है आपका वी, ओके। तो हमने बोला कि जब हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस वेव को कि इसका अगर हमें किसी भी टाइम या एक्स, ठीक है, जैसे बोले कि x इक्वल टू 3 मीटर जैसे दे दिया, ठीक है, और वहां पे t इक्वल टू 1 सेकेंड में हमें फाइंड करना है कि ये पार्टिकल कहाँ होगा, ऐसा अगर पूछ लिया। क्यों? क्योंकि देखो हर जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ये जो स्ट्रिंग होती है ना, इसको आप यहाँ एसएचएम कर रहे हो तो इसका हर पार्टिकल अगर आप देखो तो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। जैसे तुम ऐसे देखो ना, ये जैसे ये एक स्ट्रिंग, जैसे ये स्ट्रिंग मान लो तुम, ओके, ये पार्टिकल रेस्ट पे बैठा तो वेव ऐसे आई तो इसको ऊपर नीचे करा के लेके चली गई, ठीक है, ये वापस रेस्ट पे आया, दूसरी वेव आई इसको ऊपर नीचे करके चले के लेके आई, समझ रहे हो, ऐसा हो रहा है। तो हमने बस ये बोला कि अगर आपको कोई पॉइंट x दे रखा है और उस पर हमें समय t पर फाइंड करना है कि वो पार्टिकल कहाँ होगा, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको कहते हैं वेव इक्वेशन, जो आती है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड x, t का y इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ओमेगा क्या होता है? आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम 2πf भी लिख देते कई बार, जहाँ पे f इज द रियल फ्रीक्वेंसी। अब f इक्वल तो होता है 1 बाय टाइम पीरियड। अब ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही होंगी, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं क्लियर कर दूंगा, लास्ट तक लगे रहो। तो हमने बस ये बोला कि अभी के लिए चलो ये चीज़ हटाओ, तुम बस ये याद रखो कि हम कितनी तेजी से ऊपर नीचे कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ओमेगा, ओके। के बेसिकली आपका स्पीड का मेजरमेंट मान लो आपका, क्यों? ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा बाय के बताया था मैंने। तो अगर आपके पास वी और ओमेगा है तो के आ जाएगा ना भाई। तो ये बता रहा है कि आपका स्पीड कितना है। फाई क्या बता रहा है कि वापस मैंने एसएचएम याद करो, फाई क्या बता रहा था कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है। तो जब आपका x 0 है और t भी 0 है तब आपकी ये वे y कहाँ पे उस चीज़ के लिए। तो ये फाई y कोई इंपॉर्टेंट खास चीज़ है नहीं। तो इसके बेसिस पे हमने बताया कि क्वेश्चन क्या आएगा, आपको वेव इक्वेशन दे रखी होगी और बोलेंगे कि इसके अंदर ओमेगा कितना है, के कितना है वो बताओ। फिर इसमें क्वेश्चन आएगा कि इस वेव के अंदर पावर कितना है, ठीक है, या ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डाल देंगे, पावर के फॉर्मूले में हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलेंगे कि 10 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसलेट हुई, तो E इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम से कर लेंगे, ठीक है। फिर कभी कभी बोलेंगे कि यार एक स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन इतना है और मास पर यूनिट लेंथ इतना है, तो बताओ V कितना है, तो V इक्वल टू रूट टी बाय मी फॉर्मूले से कर लेंगे, ओके। तो यही होता है इसमें, बस वेव में यही है। अब वेव में लोग पता है उलझते क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला और याद रख लो, उसके बाद बताता हूँ क्या उलझने का है। एक होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी क्या होता है? बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। तो अब आप एक बात देखो कि अगर म्यू जो है ना उसको तुम एरिया से डिवाइड करोगे ना, तो मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मास बाय, ठीक है, तो मास बाय लेंथ बाय एरिया, तो लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अपन ये म्यू की जगह रो लग दे, समझ गए, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है, डेंसिटी होता है। तो हम लिख सकते हैं हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये भी आप समझ सकते हो, ओके। तो अब पता है वेव में बच्चे उलझते क्यों, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वेव में लोग उलझते इसलिए, ठीक है, देखो वेव के जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन यही आएंगे जो मैंने बताया। क्या बोलेंगे, वेव के क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे ये निकालो ये निकालो ये निकालो। और इनफैक्ट ये सब क्वेश्चन तो आते ही नहीं है कभी जेईई एडवांस मेंस में। जेईई एडवांस मेंस में क्वेश्चन आएंगे स्टैंडिंग वेव के सबसे ज़्यादा। साउंड वेव में अगर क्वेश्चन पूछना है ना जेईई वाले को, तो वो पूछेगा डॉपलर इफेक्ट से मोस्टली, और अगर स्ट्रिंग वेव से पूछना है तो पूछेगा आपको स्टैंडिंग मोड्स या रेजोन, सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, स्टैंडिंग वेव्स पे। और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ से क्वेश्चन आएंगे, इन चीज़ों से क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। फिर भी अगर पूछ लिए तो ये मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं, पी निकालने फॉर्मूला ये, आई निकालने फॉर्मूला ये, वी निकालने फॉर्मूला ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये। अब बच्चे इसमें उलझ क्यों जाते हैं ना, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बच्चे इसकी थ्योरी में घुसते हैं, ठीक है, कि यार ये ओमेगा क्या है, यार ये के क्या है, और ये कहाँ से आ गया भाई, और ये वेव ऐसे कैसे जा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, ये वेव तुमने ऐसे कैसे लिख दी, सर समझाओ हमें। बच्चे इसमें उलझते हैं, इसलिए आधे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। लेकिन वो नॉलेज किसी काम का नहीं है अगर तुम उस नॉलेज से उलझ के अपने मार्क्स कम करा के आते हो जेईई में, कोई काम का नहीं है ऐसा नॉलेज, ठीक है। तो हमारा पहला एम क्या रहना है कि हम ये चीज़ें याद कर लें, ठीक है। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें जो मैं बता रहा हूँ। जो मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन बताया कि यार ये वेव में ये है तो पावर निकालो, तो मैंने बताया क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ गए।
उसके बाद स्टैंडिंग वेव्स का क्वेश्चन देखना जो अगले में आते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था 80 to 90% चीज़ें यही आएंगी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया इस चीज़ में फॉर्मूले 2-4। ठीक है, मैंने बताया कि वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कि आपका एंगुलर वेव नंबर है, उनके फॉर्मूले मैंने लिख दिए थे। ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है ये, तो कभी पूछेंगे कि वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन देखेंगे, ओमेगा निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके 2 से डिवाइड करके एफ आ जाएगा। फिर बोलेंगे टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड कैसे आएगा, यहाँ से एफ निकाला, उसका उल्टा किया तो 1 तो टी इक्वल टू 1/f हो जाएगा ना। इससे बोलेंगे वेलोसिटी निकालो तो ओमेगा बाय के कर देंगे। ओके, कभी कभी आपको क्या बोलेंगे कि के पूछ लेंगे और बोलेंगे, कभी कभी क्या होगा कि ओमेगा निकालने को दे देंगे और के दे देंगे, तो ऐसे केस में हमें वी निकालना रहेगा। वी कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से। ठीक है, वे में दे रखा होगा कि यार उसमें इतना मास टंगा हुआ है, ये है वो है, तो ये हुई बात अपनी। इंटेंसिटी का मैंने बता दिया, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। इन दोनों में से एक कोई फॉर्मूला याद रख लो, बाकी तो निकल जाएगा। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। पूरे चैप्टर में केवल 3 फॉर्मूले बताया अभी तक। ठीक है, तो यार यही था मेरा आज का। मैं तुम्हें स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बताऊंगा अगले में, जिससे क्वेश्चन आते हैं उन पे ध्यान देना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो चिंता मत करो, याद कर लो यार ये सब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहां मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।